हेलो एवरीवन। सो जो हमारा लास्ट लेक्चर था हमने उसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हमारी, ठीक है। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें काफ़ी फिज़िकल प्रॉपर्टी की थी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन हमने देखा था, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारी, ठीक है। देखो, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं सिंपली हमारा, ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी हमेशा क्या मेजर करती हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मेजर करती हैं हमारी, ठीक है। कि कोई भी जो कंपाउंड है या कोई भी जो कि हमारे पास कोई भी जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो उसके पास या फिर कंपाउंड में हमारे पास क्या रहेगी? मेटल आयन रहेगा हमारे पास। तो उस मेटल आयन के पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बताएगा। कौन बताएगा? वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफाइन करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेनली 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस हमारे पास रहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और दूसरा हमारे पास रहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। देखो, अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफाइन करें, सिंपल हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं कि जिसके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो हमारे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या रहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा हम ये कहेंगे कि द सब्सटेंस which attracted by magnetic field, हमारी, कि ऐसा कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अट्रैक्टेड हो वो हमारे पास, वो क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और इसी वजह से, इसी कैरेक्टर की वजह से वहाँ पर क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हमारा। दूसरा अगर हम बात करें डायामैग्नेटिक की, तो डायामैग्नेटिक क्या हो जाएंगे? सब्सटेंस विच रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। क्लियर है हमारा यहाँ से कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? कि पैरामैग्नेटिक तो वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करें, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अट्रैक्टेड रहें, उसकी तरफ अट्रैक्ट, और उस वजह से सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? अनपेयर्ड हो जाएंगे। दूसरा हम कहेंगे डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रिपेल्ड हों, तो उस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे, और वहाँ से क्या हो जाएगा? हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर्म होंगे हमारे, ठीक है। अगर हम बात करें डी ब्लॉक में या ट्रांजिशन मेटल की हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होते हैं हमारे पास, मीन सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अट्रैक्टेड रहेंगे, और दूसरा यहाँ पर क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डी हमारी कैसी होती है? एम्प्टी ऑर्बिटल होती है हमारी, ठीक है। और एम्प्टी ऑर्बिटल है मीन्स हमारे पास कैसे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो मोस्ट ऑफ जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सारे कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर के अंदर होते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि जो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है या फिर जो पैरामैग्नेटिक जो करैक्टर हमारा होता है वो डिफाइन किया जाता है जो हमारा पैरामैग्नेटिक करैक्टर हमारा होता है वो डिफाइन किया जाता है इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा, ठीक है। मेनली अगर हम यहाँ पर देखें मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास हम हमेशा बताएंगे। देखो, सिंपल हम पढ़ते आए हैं मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा कि यहाँ क्या होता है? स्पिन कंट्रीब्यूशन के थ्रू हम निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ से हम लगाएंगे कि जितने लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्रेटर पैरामैग्नेटिक
greater the paramagnetic character, paramagnetic character, ठीक है। और अगर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लार्जर द मैग्नेटिक मूवमेंट, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और जितना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, और पैरामैग्नेटिक जो मूवमेंट है उसको किस के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं, बोहर मैग्नेट के अंदर। आपने देखा होगा ना, हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट के लास्ट में क्या होता है, BM डिनोट होता है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको एक्सप्रेस किस टर्म में करते हैं हम, बोहर मैग्नेटोन की टर्म के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैलकुलेट करने की, तो हमारे पास हमेशा ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा होता है, ठीक है, वो हमेशा फॉर्म होता है, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो रहेगा वो फॉर्म रहेगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ठीक है। हम स्पिन देखेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा क्या है। तो यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, म्यू इक्वल टू N × N+2BM हमारा, ठीक है। यहाँ पर N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो कोई भी सब्सटेंस है हमारा उसमें हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, वही उसका क्या हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, Ti3 पॉजिटिव है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा इसका, बताओ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, 3d2 4s2 होती है हमारे पास, ठीक है। 3 पॉजिटिव है मतलब क्या होगा, 2 s के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और एक क्या होगा, d का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से क्या बचा, 3d1 हमारे पास, मतलब d के अंदर क्या है हमारे पास, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो कैसा है हमारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n = 1 हमारे पास। तो फॉर्मूले में रखेंगे म्यू एस, देखो स्पिन के से आ रहा है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू एस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, = 1 × 1+2BM। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, √3BM, और √3BM किसके इक्वल होता है, 1.72 BM। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Ti3 पॉजिटिव के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट, किसी का भी निकाल लोगे मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा। तो ये तो था पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम अगर देखें कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो क्या है, सिंपल पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक से भी ज़्यादा हाईली मैग्नेटिक है। कि जो पैरामैग्नेटिक नेचर हमारा होता है और डायामैग्नेटिक, कि कुछ ऐसी मेटल कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स हैं हमारे, जो क्या होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिज्म होता है या फिर जो मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया उनका, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक से ज़्यादा हाई रहता है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है हमारे पास। देखो जैसे क्या हुआ हमारे पास, आयरन, नॉर्मली जो आयरन मेटल हमारे पास होती है उसके जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, क्योंकि उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो इस वजह से ये क्या होते हैं, हमारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं हमारे पास। क्लियर है हमारे पास। अब देखो, अगर हम फेरोमैग्नेटिक नेचर को देखते हैं हमारे पास, तो क्या रहता है नॉर्मली कि जितने भी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या होगा कि जितने भी मेटल आयन हमारे पास होते हैं, कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, इसमें जितने भी मेटल आयन होंगे हमारे पास, ठीक है, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं हमेशा, ठीक है, या एक रीजन बना लेते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, डोमेन्स, ठीक है। जैसे एक अगर एग्जांपल लें हम कि एक हॉस्टल टाइप हमारे पास, कि जैसे एक स्ट्रीम के सभी बच्चे एक हॉस्टल में हो जाएं, तो वो उनका डोमेन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जितनी भी मेटल होंगी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, जो मेटल आयन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ होके क्या करेंगे, एक रीजन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, स्मॉल रीजन। और इसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, कि एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे सारे के सारे हमारे पास, ठीक है। और जो ये डोमेन हमारा होता है, ये अब कैसे काम करने लग जाएगा, टीनी मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा हमारा, ठीक है। अब टीनी मैग्नेट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखो, अब सिंपल ये तो हो गया कि एक टीनी मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब अनमैग्नेटाइज हमारे पास पीस होते हैं फेरोमैग्नेटिक के, या फिर जो डोमेन रहेंगे, एक तो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, एक तो ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें हमारे पास क्या रहे, मैग्नेटिक फील्ड रहे। दूसरा, अगर कैसे रहे, वो अनमैग्नेटाइज रह जाए हमारे पास। अगर अनमैग्नेटाइज है हमारे पास, तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये डोमेन हमारा होगा, ये क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा हमारा, रैंडमली ओरिएंटेट करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं मूव करेगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट करते हैं ना, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर इनकी फिक्स डायरेक्शन होगी, कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है उधर ही हमारे पास क्या करेंगे, मेटल आयन मूव करेगा, या फिर ये डोमेन मूव करेगा। लेकिन अगर हमारे पास अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रैंडमली ओरिएंटेट करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है, कैंसिल्ड हो जाएगा हमारे पास। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहता है हमारे पास, ठीक है। ये तो सिंपल था यहाँ पर। दूसरा, हम ये तो कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक हमारे पास फील्ड आ रही है, या फिर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारे पास, इसकी वजह से क्या होता है, एक अलाइनमेंट होता है नॉर्मली, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारे डोमेन का, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसमें अलाइनमेंट किस तरीके से हो रहा है हमारे पास, तो उस बेस पे जो ये सब्सटेंस थे वो 3 टाइप के अंदर डिवाइड हुए थे हमारे पास, ठीक है, डिवाइड हुए। देखो, अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड हुए हमारे पास। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर इन्होंने क्या रखा यहाँ पर, कि जो डोमेन है हमारे पास, जो या फिर जो अलाइनमेंट है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, सेम डायरेक्शन के अंदर है हमारे पास, ठीक है। क्या है, स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट of the domain in same direction, domains in the same direction हमारा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, दैट दे रेनफोर्स ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फेरोमैग्नेटिज्म मिलेगा। जो ये हमारे टर्म है, इसे हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म,
ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, देखो अगर हम यहाँ से क्या कर दें, हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म हमारे पास हो गया है एक, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है और सारे के सारे मेटल आयन या डोमेन क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देंगे हमारे पास, तो भी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारे पास वो क्या हो जाता है, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है हमारा। ठीक है, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देंगे हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, फेरोमैग्नेट। जैसे अगर हम सब्सटेंस ले तो क्या हो जाए हमारे पास, निकल हो गया, CO हो गया, क्रोमियम के हो गए, तो ये कैसे रहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म करेक्टर शो करते हैं। दूसरा हम क्या दिखाएंगे, जैसे क्या हो हमारे पास कि ये एक हमारे पास क्या है, सब कंपाउंड है या हमारा कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर क्या होगा कि जो सभी मेटल आयन है वो क्या करें, एक सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करें हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो अलाइनमेंट हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन का, वो क्या होगा, एक कंपनसेटरी वे के अंदर होगा हमारे पास। कैसे कि ये हमारे पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स है, तो कंपनसेटरी मतलब जितना एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है उतना ही क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ से क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म क्या कहलाती है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो जैसे क्या हुआ, मैग्नीशियम हो गया, MnO2 हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया हमारे पास, निकल ऑक्साइड हो गया, V2O5, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है हमारे पास, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। थर्ड हमारे पास कौन सी कैटेगरी हो जाएगी हमारी, कि यहाँ पर क्या होगा कि जो अलाइनमेंट हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों होगा हमारे पास। जैसे क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये क्या हो गया हमारा, एंटी पैरेलल हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये अनइक्वल नंबर रिजल्ट करेगा। ठीक है, हमेशा अनइक्वल नंबर रहेगा इन नेट मैग्नेटिक मोमेंट में, और ये हमारा क्या रहता है, फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ठीक है, कि जब हमारे पास क्या हो, एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करें हमारे पास इन अनइक्वल नंबर के अंदर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा हमारा। तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारा Fe3O4 हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है हमारा। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए हमारे पास। दूसरा हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अटैच होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड हमारे। ठीक है, कि जो अट्रैक्टेड तो हैं लेकिन कैसी है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर कैसी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या थे, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था कि जो कंपाउंड डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसको हमने 3 उसमें हुआ कि जो अलाइनमेंट हो रहा है वो अगर क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो, एक कंपनसेटरी डायरेक्शन में हो, और एक क्या हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर हमारे पास होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम क्या करें कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं हमारे पास, इनको अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसफ़र करें, हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर मेंटेन करें, तो ये क्या दोबारा चेंज हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी हमारी।
क्लियर है यहाँ से। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, वो है हमारे पास टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और ये नॉर्मली क्यों होता है, एक तो क्यों होता है कि जो डी ब्लॉक होते हैं इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है हमारे पास एटम्स का और आयंस का। और आयंस जो है हमारे पास, इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज हमारा होता है वो कैसा होता है, इनका हाई होता है। इस वजह से भी ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, वैकेंट होती है हमारे पास, ठीक है। और इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या कर सके, किसी के साथ भी बॉन्डिंग फॉर्म कर सके हमारे, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर बॉन्डिंग देखें तो जो मेटल है हमारे पास, या अगर किसी भी लिगैंड के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो ये कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड हमारा। और इसी वजह से क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट। और इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए, देखो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जो है, तो इन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री हमारी, अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट ज्योमेट्री होती है, लेकिन वो हमेशा डिपेंड करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब नंबर ऑफ हमारे पास लीगैंड क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लीगैंड को, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कितने नंबर ऑफ लीगैंड है, वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और उसी बेस में हम उसकी क्या बताएंगे, ज्योमेट्री बताएंगे। अगर नॉर्मल हम देखें तो यहाँ पर क्या होती है, टेट्राहेड्रल हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई हमारे पास, ठीक है, टेट्रागोनल हो गया। तो ये मेनली क्या होती हैं, लीनियर। उसके अलावा तो ये बेसिक हमारी ज्योमेट्री होती हैं जो नॉर्मली डी ब्लॉक ट्रांजिशन के अंदर मिलती हैं हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो जनरल ट्रेंड हमारे पास होती है, ठीक है, डिफरेंट जब हम फैमिलीज में जाते हैं, सीरीज के अंदर अगर हम मूव करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो स्टेबिलिटी है, अगर हम उसकी बात करें हमेशा, तो जब भी हम देखेंगे कि जो हमारे पास जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होगा, अगर हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है किसी भी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना हमारा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा हमारा जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की, वो भी क्या हो जाएगी, हमारा इंक्रीज हो जाएगी, ऑफ कॉम्प्लेक्स भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर हम बात करें पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या होगा, इन पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग इन पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखते हैं पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होगी, है हमेशा हमारी इंक्रीज रहेगी विद डिक्रीज इन साइज हमारा, ठीक है, यहाँ से हो जाए। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें, हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी कंपाउंड है जहाँ पर मेटल सेम है तो वहाँ पर हमेशा अगर हम देखें कोई भी मेटल एटम है वो एक से ज़्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, जितना ज़्यादा हायर चार्ज रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा।
हायर चार्ज मीन्स क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा हमारा। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। जैसे अगर हम CO2 पॉजिटिव का देखें, यहाँ पर एक क्या है हमारे पास CONH3 6 पॉजिटिव है, एक CONH3 6 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, CO2 पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ पर CO क्या है 3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ ये तो क्या होता है 0 होता है यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर CO2 पॉजिटिव हमारा क्या रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। तो मेटल आयन की जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी हमारे पास, उतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपली हमारा जो था टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज हमारे पास, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल साइट, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स, ठीक है। देखो जितनी भी हम एलॉय फॉर्म करते हैं यहाँ पर, नॉर्मली क्या है कि ट्रांजिशन मेटल जब बॉन्ड बनाती है लीगेंड के साथ, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनमें कुछ स्पेस होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारे, ठीक है। तो ये क्या हुई, इसकी इंटरस्टेशियल साइट हो गई जो एम्प्टी है यहाँ पर। तो नॉर्मली ट्रांजिशन मेटल जब बॉन्ड बनाते हैं किसी भी लिगेंड के साथ या किसी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन मेटेलिक हमारे पास एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटेलिक हमारे पास जो नॉन मेटेलिक जो हमारे एलिमेंट है, जैसे क्या है, हाइड्रोजन हुआ, बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये क्या करते हैं इस इंटरस्टेशियल साइट के अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं या फिर सेट हो जाते हैं, इस लैटिस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, इस वैकेंट लैटिस के अंदर, ठीक है। यहाँ से ये ट्रैप हो रहे हैं और इसको क्या करेंगे, इस इंटरस्टेशियल साइट को फिल कर देंगे यहाँ पर नॉर्मली। और जैसे ही इंटरस्टेशियल साइट को देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से जैसे ही इंटरस्टेशियल साइट को इसने फिल किया, तो यहाँ से जो ट्रांजिशन मेटल हमारी है वो कैसी हो जाएगी, रिजिड और हार्ड हो जाती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो क्या रहती है, सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये इनके साथ क्या करते हैं, इनके इंटरस्टेशियल साइट के अंदर फिट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है हमारे पास कि जो किसी भी अगर हम बात करें, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी देखिए, डेंसिटी देखिए, हार्डनेस देखिए, अगर कंडक्टिविटी, तो ये तो इनकी डिफरेंट रहेगी, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन मेटल की से सेम रहेगी। और इसी वजह से इनके इंटरस्टेशियल साइट के अंदर फिल हो जाएंगे और ट्रांजिशन मेटल को क्या बना देंगे, हार्ड बना देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो हमारे पास क्या होता है, जैसे स्टील, और हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन, ये हमारे जो होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आयरन की इंटरस्टेशियल साइट होती है उसके अंदर क्या करता है, कार्बन एग्जिस्ट कर देता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से उसमें चेंज नहीं आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट है। यहाँ से सिर्फ इसको क्या बना देता है, ये हार्ड बना देता है यहाँ पर। तो ये क्या थे हमारी इंटरस्टेशियल कंपाउंड। देखिए ट्रांजिशन मेटल जो कंपाउंड है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और इसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मीन्स वो हार्ड और रिजिड हो जाते हैं मेनली, ठीक है हमारा। तो ये थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इनका आगे की 3D 4D और 5D एलिमेंट की कंपैरिजन देखेंगे, जितनी भी जर्नल प्रॉपर्टी है हमारा उन सब का। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। आप यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, अलग अलग कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के देखना, ठीक है। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा रहेगा। ओके, सो थैंक यू।